अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय चैनल लर्निंग विद अनुषा। ये कोर्स MIS मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम पंजाब यूनिवर्सिटी की कोर्स आउटलाइन को देखते हुए डिज़ाइन किया गया है। अगर आप पंजाब यूनिवर्सिटी के किसी भी एफिलिएटेड कॉलेज से MBA कर रहे हैं तो ये कोर्स आपके लिए कंप्लीट पैकेज है। इसकी तमाम ऑनलाइन वीडियोस यहीं पे अपलोड की जाएंगी। तो अगर आप लोग इसको लर्न करना चाहते हैं ऑनलाइन तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो जनाब, सबसे पहले है ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है, उसके बाद हम देखेंगे ऑर्गेनाइजेशन की कुछ डिटेल्स। ठीक है, हो सकता है आपने किसी कोर्स में I2B में या मैनेजमेंट के कोर्स में ऑर्गेनाइजेशन के बारे में ही पढ़ा हो सब कुछ। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखेंगे कि इंफॉर्मेशन सिस्टम्स कौन कौन से बनाए जा सकते हैं। वो पहले भी बहुत सारी टाइप्स देखी हुई हैं। आपके पास काफ़ी सारी लिस्ट एक लंबी सी अवेलेबल है इंफॉर्मेशन सिस्टम की टाइप्स पे, वो भी इसमें कवर हो जाएंगी, इसी के अंदर वो भी आ जाएंगी। और फर्दर इसकी कुछ चीज़ें, कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स है वो हम देख लेते हैं। तो ऑर्गेनाइजेशन सबसे पहले होती क्या है? बेसिकली एक सिस्टम है, ठीक है, एक स्ट्रक्चर है जो डिफरेंट एलिमेंट से मिलकर बना है, जिसमें लोग भी आ जाते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर भी आ जाता है, मशीन्स भी आ जाती हैं, मटेरियल भी आ जाता है, बहुत कुछ, मनी, पैसा डेफिनेटली। तो एक ऐसे ऐसा सिस्टम है ऑर्गेनाइजेशन जो कि इन्वायरमेंट से कुछ इनपुट्स लेगा, कुछ रॉ मटेरियल या कुछ भी इन्वायरमेंटल इनपुट्स लेगा, उसको किसी प्रोसेसिंग मैकेनिज्म के जरिए कुछ प्रोसेसिंग करेगा, कुछ या हो सकता है वो मैन्युफैक्चरिंग कर रहा हो या हो सकता है वो डिफरेंट सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा हो। ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली प्रोवाइड दो चीज़ें ही करती है। दुनिया भर में जितनी ऑर्गेनाइजेशन है दो चीज़ें प्रोवाइड कर रही, एक ये या तो वो कोई प्रोडक्ट प्रोवाइड कर रही है, दूसरी ये कि वो हो सकता है सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हो। तो जो ऑर्गेनाइजेशन है वो कुछ उस पर प्रोसेसिंग करेगी, उसका कुछ मैकेनिज्म्स होंगे जिनको वो फॉलो कर रही होगी ऑर्गेनाइजेशन। और उसके बाद क्या होगा कि वो कुछ आउटपुट्स प्रोड्यूस करेगी, या तो प्रोडक्ट्स होंगी या वो सर्विसेज होंगी, वो आउटपुट्स। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन जब ये प्रोड्यूस कर देगी आउटकम्स, ठीक है, प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस कर देगी, तो उसके बाद वो रेवेन्यूज जनरेट करेगी मार्केट में उसे सेल करके। और उस रेवेन्यूज की बेस पे उसे पता चलेगा कि उसकी प्रोडक्ट की क्वालिटी, उसकी प्रोडक्ट की डिमांड, उसकी प्रोडक्ट की इफेक्टिवनेस मार्केट में कितनी है, ये फीडबैक उसे मिल जाएगा साथ साथ। तो ऑर्गेनाइजेशन एक सिस्टम है जो कि डिफरेंट रिसोर्सेज को यूज करता है, और उसका मेन पर्पस क्या होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, कि उसने रेवेन्यूज जनरेट करने हैं, उसने प्रॉफिट अर्न करना है किसी ना किसी तरीके से। कुछ होती है जो सोशल कॉज के लिए काम कर रही होती हैं, ठीक है, NGOs होती हैं, ऑर्गेनाइजेशन जो कि प्रॉफिट के लिए काम नहीं कर रही थी, लेकिन समहाउ अगर हम लोग देखें, मटेरियलिस्टिक होकर ना देखें, ठीक है, फिर भी वो कुछ ना कुछ उसके अंदर उनका भी बेनिफिट है, चाहे वो एक अच्छे नाम के तौर पे हो वो बेनिफिट, या चाहे वो उनकी समझे कि एक उनको सवाब मिल रहा है उसके तौर पे बेनिफिट देख लिया जाए उसका, या फिर और भी बहुत सारी, यानी कुछ ना कुछ अपने भी एडजस्टमेंट बीच में करते हैं। अच्छा जनाब, तो जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं जो भी ऑर्गेनाइजेशन यूज करती है, वो इन्वायरमेंट से ही इनपुट लेती है, यानी उसके सप्लायर्स, उसका रॉ मटेरियल इन्वायरमेंट से ही आ रहा है, ठीक है, वो वहीं से इन्वायरमेंट से रिसोर्सेज को यूज करती है। ह्यूमन रिसोर्स है या दूसरे रिसोर्सेज है, इन्वायरमेंट से ही लेगी, ठीक है। इसके अलावा पैसा है जिसको वो यूटिलाइज कर रही होती है, इन्वेस्ट कर रही होती है, ताकि वो अपनी ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को अचीव कर सके। फिर क्या करते हैं कि ये सब जब रिसोर्सेज उसके पास आते हैं, वो एक सिस्टम डिज़ाइन करती है ऑर्गेनाइजेशन, और उस सिस्टम को डिज़ाइन करने के बाद वो प्रोसेसिंग करती है, कुछ मैन्युफैक्चरिंग करती है, कुछ ट्रांसफॉर्मेशन करती है रॉ मटेरियल टू फिनिश्ड गुड्स में। और वो गुड्स जो उसने प्रोड्यूस की होती है वो मार्केट में, इन्वायरमेंट में, यानी उसी इन्वायरमेंट में जहाँ से उसने रॉ मटेरियल और रिसोर्सेज दिए थे, उसी इन्वायरमेंट में जाके वो सेल भी करती है। तो इस तरह से अपनी गुड्स एंड सर्विसेज के अगेंस्ट वो कुछ रेवेन्यूज या प्रॉफिट्स अर्न कर रहे होते हैं। तो ये बेसिकली एक ऑर्गेनाइजेशन का कॉन्सेप्ट है कि वो उसके कुछ गोल्स होते हैं ताकि वो अपनी प्रॉफिटेबिलिटी को इंक्रीज कर सके और मार्केट में अपनी जगह बना सके। तो ये होती है एक ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट स्लाइड। अब हमारे पास हर ऑर्गेनाइजेशन में 4 ऐसे बिजनेस फंक्शंस हैं जो हर ऑर्गेनाइजेशन में परफॉर्म हो रहे हैं। ये बेसिक बिजनेस फंक्शंस हैं, ठीक है। क्या? फॉर एग्जाम्पल आप ये सोचते हैं
कि मैंने एक प्रोडक्ट ना बना के सेल करनी है, ठीक है, मैं बिजनेस स्टार्ट करता हूँ, कुछ भी, एक नोटबुक को आपने प्रोड्यूस करना है या एक पेन को प्रोड्यूस करना है, आप सोचेंगे कि मुझे एक ऐसी प्रोडक्ट बनानी है जो मार्केट में मैं सेल कर सकूं, आपके पास आइडिया है। अब उसको, प्रोडक्ट को आपने आइडिया तो सोच लिया, अब उसको सेल करने के लिए उसको पहले मैन्युफैक्चर करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा, ठीक है। यानी जो एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन होगा ऑर्गेनाइजेशन का वो हो सकता है मैन्युफैक्चरिंग एंड प्रोडक्शन, कि आप गुड्स को किस तरह से ट्रांसफॉर्म करते हैं उस फॉर्मेट में या उस फॉर्म में जिस फॉर्म में आप वो मार्केट में डिलीवर कर सकें। तो एक तो मैन्युफैक्चरिंग का प्रोसेस होगा। अच्छा, अब आप मैन्युफैक्चरिंग करके बैठ गए, आपके पास पेन्स है, अब लोगों को बैठे बैठे नहीं पता चल जाएगा कि आपकी प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च हो चुकी है, बल्कि आपको मार्केट को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, मार्केट में जाके प्रमोशंस करनी पड़ेंगी, लोगों को बताना पड़ेगा कि आपकी ये प्रोडक्ट है, ठीक है। जब तक आप प्रोडक्ट के बारे में लोगों को गाइड नहीं करेंगे तो लोगों को कैसे पता चलेगा कि आपके पास प्रोडक्ट है। तो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो है ना वो सेल्स एंड मार्केटिंग है। यानी पहली हो गई कि आपने प्रोडक्ट को बनाया, मैन्युफैक्चरिंग की। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज होगी कि उसकी सेल्स किस तरह से इंक्रीज करनी है, सेल्स एंड मार्केटिंग उसकी दूसरी इंपॉर्टेंट बिजनेस फंक्शन हो गया। उसके बाद जब आपकी सेल्स होना स्टार्ट हो जाएंगी तो आपके पास रेवेन्यूज जनरेट होंगे, कैश फ्लो होगा। कभी आप कैश डेबिट कर रहे होंगे, कभी क्रेडिट कर रहे होंगे, यानी कभी कस्टमर आपको पे कर रहा होगा, कभी आप सप्लायर को पे कर रहे होंगे, कभी आप इन्वेस्टमेंट्स कर रहे होंगे। तो आपने डिफरेंट जो आपके पास, किधर चला गया, अच्छा, जो डिफरेंट आपके पास कैश की ट्रांजेक्शन है वो भी रिकॉर्ड हो रही होंगी। तो ये एक इम्पॉर्टेंट बिजनेस फंक्शन बन जाएगा कि कैश को किस तरह से मैनेज करना है, उसके स्टेटमेंट्स को किस तरह से मैनेज करना है। इस पे भी आप लोग डेफिनेटली काम कर रहे होंगे। देन एक बिजनेस के अंदर एक डिपार्टमेंट होता है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का, जो जितने भी रिसोर्सेज हैं उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सबको कंट्रोल कर रही होगी। किसको कितनी सैलरी देनी है, किसको क्या जॉब असाइन करनी है, किस एम्प्लॉय की कितनी प्रोग्रेस है, किस एम्प्लॉय को क्या इशू है, किस एम्प्लॉय का ओवर टाइम है, किस एम्प्लॉय के हेल्थ बेनिफिट्स हैं, किस एम्प्लॉय को क्या फैसिलिटीज देनी है, क्या स्किल्स देनी है, क्या वर्कशॉप या ट्रेनिंग करानी। तो ये, तो अगर आप देखें बेसिक जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उसमें 4 काम हो रहे होते हैं। मैन्युफैक्चरिंग यानी प्रोसेस जिसमें आप रॉ मटेरियल, ठीक है, जो मार्केट में लेंगे उसे फिनिश प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट कर देंगे, ट्रांसफॉर्म कर देंगे, ठीक है। और इसमें डेफिनेटली आप डिफरेंट प्रोसेसिंग यूज करते हैं, प्रोसेसेस यूज करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग के प्रोसेसेस होते हैं, मशीन्स यूज करते हैं, एनर्जी यूज करते हैं, मटेरियल यूज करते हैं उसके अंदर, मशीन के अंदर, ठीक है, पावर यूज करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी यूज करते हैं, हीट यूज करते हैं, बहुत सारी एडजस्टमेंट करते हैं और उसके बाद आपकी प्रोडक्ट जो है वो बनती है। तो मैन्युफैक्चरिंग है, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट, ठीक है। अच्छा, अब प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करना, प्रोडक्शन करना और मैन्युफैक्चरिंग, ये दोनों अलग अलग टर्म्स है। वैसे तो हम एक ही उसमें लेते हैं, प्रोडक्ट को अगर आप प्रोड्यूस करें, मैन्युफैक्चर करें तो वो एक ही एक कॉन्सेप्ट लिया जाता है, बट ये दो थोड़ी सी अलग अलग टर्म्स हैं। इसमें क्या होता है कि वो कह रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग तो ये है कि आप रॉ मटेरियल लेंगे, ठीक है, और उसको मशीन्स के जरिए प्रोसेस करके प्रोडक्ट बना देंगे, ये होती है मैन्युफैक्चरिंग। और इट्स अ नैरो टर्म, ठीक है। जब आप प्रोडक्शन की बात करते हैं तो इसका मतलब है कि होल प्रोसेस, जितने स्टेप्स इन्वॉल्व है इनपुट्स को आउटपुट्स में ट्रांसफॉर्म करने में, जिसमें आप सप्लायर से रॉ मटेरियल की जो डील कर रहे हैं वो भी इसमें आ जाएगा, ठीक है। यानी इसमें आपकी इन्वेंट्री को मैनेज करना, इसमें आपका रॉ मटेरियल आप किस तरह से स्टॉक में मैनेज करें, वो वाली चीजें भी सारी आ जाएंगी इसके अंदर, प्रोडक्शन के अंदर। तो प्रोडक्शन थोड़ा ब्रॉडर हो जाएगी जब आप मैन्युफैक्चरिंग को थोड़ा ऑर्गेनाइज तरीके से बाकी उसके एस्पेक्ट्स भी देख रहे होंगे, हैंडल कर रहे होंगे, फिर जाके वो प्रोडक्शन है। अदरवाइज वो मैन्युफैक्चरिंग है सिंपल, अगर उसमें कोई चीज बननी ही है फैक्ट्री में तो प्रोडक्शन एक वाइडर टर्म है इस हिसाब से। एवरी प्रोडक्शन इज नॉट अ मैन्युफैक्चरिंग बट एवरी मैन्युफैक्चरिंग इज अ प्रोडक्शन। सो ये उन्होंने थोड़ा डिफरेंस बता दिया। उसके बाद है मार्केटिंग एंड सेल्स, यानी एडवर्टीजमेंट एंड सेल्स। मार्केटिंग भी एक ब्रॉडर टर्म है, आप सबको पता है, आप कोर्स पढ़ रहे होंगे मार्केटिंग का या पढ़ चुके होंगे। तो इसके अंदर इतना कुछ आता है, प्लानिंग आती है पूरी, मार्केट रिसर्च, कस्टमर की आइडेंटिफिकेशन, कस्टमर की नीड्स, कस्टमर की डिमांड्स, बहुत कुछ आ जाता है मार्केटिंग के अंदर। जबकि आप एडवर्टीजमेंट की बात करते हो तो एडवर्टीजमेंट का मतलब सिर्फ और सिर्फ प्रमोशन होता है कि आपने एड लगा दिया और एड के जरिए लोगों तक अपनी बात पहुंचा दी कि ये हमारा प्रोडक्ट है।
तो ये इंपॉर्टेंट बिजनेस फंक्शन है जो हर ऑर्गेनाइजेशन में परफॉर्म हो रहा होता है। और आपको पता है ऑर्गेनाइजेशन की मार्केटिंग स्ट्रेटजीज जितनी अच्छी होंगी, जितनी स्ट्रांग होगी, उतना ही ज्यादा वो मार्केट में अपनी ब्रांड इमेज भी बनाएंगे और कस्टमर भी अट्रैक्ट कर सकते हैं उतनी ही ज्यादा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि मार्केटिंग स्ट्रेटजीज बहुत अच्छी हो कंपनी की, क्योंकि इसकी वजह से बिजनेस आपका डाउन भी जा सकता है और अप भी। जो मार्केटिंग के मैनेजर्स होते हैं ना, जो ब्रांड एक्टिवेशन पे काम कर रहे होते हैं, जो ब्रांड प्रमोशन पे काम कर रहे होते हैं, उनकी बहुत अच्छी अच्छी सैलरीज होती हैं, हाई सैलरीज होती हैं, क्योंकि उन लोगों ने पूरे ब्रांड को मार्केट में इंट्रोड्यूस करवाना होता है। वो सेमिनार्स कंडक्ट करते हैं, वो डिफरेंट ना टेक्निक्स इंट्रोड्यूस करवाते हैं जिसके जरिए मार्केट में ब्रांड जो है वो लॉन्च किया जा सके। तो इनकी काफी हाईली पेड जॉब्स हैं इनकी मार्केटिंग मैनेजर्स की। ब्रांड एक्टिवेशन साइट पे आ जाते हैं ना ये कोई इंटरनेशनल ब्रांड अगर पाकिस्तान में लॉन्च होना है तो उसे कोई ऐसा फेस चाहिए होगा जो कि वाकई मार्केट में उसको इंट्रोड्यूस करवा सके। तो वो आम फेसेस नहीं होते, डेफिनेटली उनका पूरा एक पोर्टफोलियो होता है, एक प्रोफाइल होती है अच्छी खासी उन ब्रांड मैनेजर्स की। जैसे उबर करीम जब पाकिस्तान में आई तो इनके भी रिप्रेजेंटेटिव थे, और डिफरेंट फूड चेन्स आती हैं उनके रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं। तो ये इस तरह से ब्रांड एक्टिवेशन का काम हो रहा होता है। छोटी मोटी मार्केटिंग की बात नहीं कर रही, जो सेल्स वगैरह कर रहे होते हैं इसकी बात नहीं कर रही थी। ब्रांड पूरा एक्टिवेट करना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है इनकी। मतलब अप टू 2 लाख 3 लाख इस तरह से इनकी पे होती है। ऑलराइट, सो मार्केटिंग इम्पोर्टेंट हो गया एक जो हमारे पास बिजनेस फंक्शन है। उसके बाद फाइनेंशियल अकाउंटिंग की बात तो मैंने की कि हमारे पास जितनी भी ट्रांजेक्शन्स होंगी, सेल्स होंगी, डेबिट होगा, क्रेडिट होगा, कैश, सारी ट्रांजेक्शन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आप अपनी फाइनेंशियल रिपोर्ट्स, अक्सर आप में से हो सकता है अकाउंटेंट या इस तरह की पोजीशन पे काम कर रहे हो, तो आप लोगों को इसके बारे में आइडिया होगा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स किस तरह से बनती हैं। आप लोगों ने पढ़ी भी होगी अकाउंटिंग में। तो वो वाली चीजें हैंडल करना बिजनेस में डेफिनेटली, जहाँ पे कैश का लेन देन हो रहा है वहां पे बिजनेस में एक डिपार्टमेंट ऐसा जरूर होगा जो फाइनेंस को हैंडल कर रहा होगा। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग इसलिए इम्पोर्टेंट है इसका डिपार्टमेंट, ताकि अकाउंटेंट वगैरह हायर करके, सीए हायर करके, तो उनसे अपनी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जो पूरी ट्रांजेक्शन्स और इनकी डीलिंग्स हैं जितनी भी, वो सब ट्रैक करवा सके ताकि ऑडिट करते हुए कोई प्रॉब्लम ना आए। उसके बाद है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर्स। डेफिनेटली ये रिस्पॉन्सिबल है कि ह्यूमंस जो हैं वो पर्टिकुलरली अपने अपने एरिया में जो भी काम कर रहे हैं उनको कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है, स्मूथली पूरी ऑर्गेनाइजेशन रन करती रहे। ह्यूमंस जो है उनको वही टास्क, रिस्पॉन्सिबिलिटीज या जॉब्स असाइन की जाएं जिनके लिए वो कैपेबल है, ठीक है। अगर उनको कोई ट्रेनिंग की जरूरत है तो उनके लिए वो भी ट्रेनिंग भी ऑर्गेनाइज की जाए। बहुत सारी कंपनीज में ट्रेनिंग्स ऑर्गेनाइज की जाती है नए एम्प्लॉयज जो आ रहे होते हैं, डेफिनेटली, क्योंकि हर हर जो कंपनी है ना उसका अपना इंफॉर्मेशन सिस्टम होगा, ठीक है। उस कंपनी के अंदर वर्किंग पैटर्न्स अलग होंगे मार्केट में, ठीक है। उन लोगों की अपनी कुछ स्ट्रेटजीज होंगी जिसके बाद वो मार्केट में सक्सेसफुल होंगे। तो उसके लिए वो जो नए आने वाले एम्प्लॉयज हैं उनको अपना तरीक़ाकार, अपने काम करने का तरीका तो सिखाएंगे ना कि हम इस तरह से काम करते हैं, हमारा ये सॉफ्टवेयर हम ऐसे यूज करते हैं, हम इस तरह से कस्टमर को डील करते हैं, हमारे ये रूल्स हैं, हमने इस रूल्स के अंदर रह के काम करना है, इससे ज्यादा नहीं काम करना। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो यूज़ हो रही होती हैं, और इस तरह से ह्यूमन रिसोर्स जो है वो बहुत हेल्प कर रहा होता है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर्स, ताकि अपने एम्प्लॉयज़ को फैसिलिटेट कर सके। तो जनाब ये हो गया कि 4 बिजनेस फंक्शंस हम लोगों ने देख लिए कि ऑर्गेनाइजेशन में बेसिकली ये 4 बिजनेस फंक्शन हर ऑर्गेनाइजेशन में हो ही रहे होते हैं परफॉर्म। इसके बाद और भी बहुत सारे होते हैं, वेरी कर रहे होते हैं, हो सकते हैं और भी बहुत सारे डिपार्टमेंट्स बनाए जाएं ऑर्गेनाइजेशन में। आजकल तो हर ऑर्गेनाइजेशन में आईटी का डिपार्टमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि सपोर्ट दे रहा होता है। तो और भी हो सकते हैं, लेकिन ये बिजनेस से रिलेटेड, बिजनेस फंक्शन से रिलेटेड बात हो रही है कि हर बिजनेस को ये 4 फंक्शंस जो हैं उनकी मेनली ज़रूरत होगी। अच्छा जनाब, उसके बाद है बिजनेस प्रोसेस। मैंने आपको पहली क्लास में बताया था कि बिजनेस प्रोसेस क्या होते हैं। बिजनेस प्रोसेस का मतलब है कि जो एक्टिविटीज़, जो आपके काम करने का तरीका है, जो जो आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस के लिए प्रोसेस करते हैं, वो बिजनेस प्रोसेस है। फॉर एग्जांपल, अगर आप में से कोई इंश्योरेंस की किसी कंपनी में जॉब करता है तो उसमें क्या होगा कि आप लोग प्लान्स बनाते होंगे। अब प्लान्स बना रहे हैं, ठीक है, कितने परसेंट आपने
प्रॉफिट देना है, ठीक है, कितने ईयर का प्लान करना है, किस तरह से कस्टमर को ट्रैक करना है, ये सारे बिजनेस प्रोसेसेस ही हैं। यानी जो काम एक्टिविटीज, जो टास्क परफॉर्म किए जा रहे होते हैं ना किसी भी कंपनी में, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, वो उसके बिजनेस प्रोसेस कहलाते हैं। अगर आप कस्टमर को प्रमोशन कर रहे हो, डिस्काउंट दे रहे हो, तो ये आपका बिजनेस प्रोसेस है। अगर आप सेल कर रहे हो, आपका बिजनेस प्रोसेस है। अगर आप नई हायरिंग कर रहे हो, आपका बिजनेस प्रोसेस है। यानी जो काम आप ऑर्गेनाइजेशन की प्रोग्रेस के लिए कर रहे हैं या ऑर्गेनाइजेशन को रन करने के लिए कर रहे हैं, वो उसका बिजनेस प्रोसेस या बिजनेस ऑपरेशन कहलाता है। सिंपल सी बात है। और डेफिनेटली डिफरेंट बिजनेस एक्टिविटीज होती हैं जिनको लाजमी परफॉर्म करना होता है, तो ये बिजनेस प्रोसेस ही कहलाते हैं। उसके बाद बिजनेस हिरार्की, सबने पढ़ा होगा बिजनेस हिरार्की के बारे में, और मैं भी बता चुकी हूँ कि 3 लेवल्स होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट के। ठीक है, बिजनेस हिरार्की का मतलब होता है मैनेजमेंट के लेवल्स 3 होते हैं, टॉप, मिडिल और लोअर। ठीक है, जिसको और फर्दर मजीद इलेबरेट किया जाता है, स्ट्रेटेजिक मैनेजर्स और मिडिल लेवल मैनेजर, टेक्निकल मैनेजर्स, ऑपरेशनल मैनेजर, तो और भी बहुत सारी क्लासिफिकेशन में इनके नाम लिए जाते हैं, लेकिन मेनली टॉप, मिडिल और लोअर होते हैं। टॉप वो जो तादाद में कम, लेकिन इनके पास डिसीजन मेकिंग पावर सबसे ज्यादा स्ट्रेटजीज बनाने की पावर, स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेने की पावर, मुश्किल डिसीजन लेने की पावर, आम तौर पे फ्यूचर के बारे में सोचते हैं कि नेक्स्ट 5 सालों में हमारी ऑर्गेनाइजेशन कहाँ पे स्टैंड कर रही होगी, या नेक्स्ट 5 सालों में हम कौन सी मजीद नई प्रोडक्ट्स लॉन्च कर सकते हैं, या फिर अभी हमारी कोई प्रोडक्ट अगर नहीं चल रही तो कौन सी प्रोडक्ट हम क्लोज कर सकते हैं, कौन सी मार्केट है जिसमें एंटर करना है, कौन सी मार्केट है जिससे एग्जिट कर देना है। जब मैंने आपको टाइप्स ऑफ डिसीजंस पढ़ाए थे ना, तो मैंने पढ़ाया आपको टाइप्स ऑफ डिसीजंस, उस वक्त मैंने आपको ये इनकी हिरार्कीज बताई थी। उसके बाद जनाब मिडिल लेवल मैनेजर्स, ठीक है, मिडिल लेवल मैनेजर्स वो होते हैं जो टॉप लेवल मैनेजर्स की ही डिसीजंस को प्रैक्टिकली पॉसिबल बनाते हैं। उनकी जो डिसीजंस होंगे उसके मुताबिक प्लान करेंगे और अपने से लोअर लेवल मैनेजमेंट को टास्क असाइन करेंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटीज असाइन करेंगे और बताएंगे कि किस तरह से काम करना है, उनको लीड करेंगे, उनको गाइड भी करेंगे, उनको डायरेक्शंस भी देंगे। तो ये मैनेजर जो मिडिल लेवल मैनेजर्स होते हैं ये काम करते हैं। फिर लोअर लेवल मैनेजर्स जो होते हैं वो एक्चुअली ऑपरेशनल वर्कर्स होते हैं और वो काम को पॉसिबल बनाते करते हैं, फिजिकली वो सारा कुछ परफॉर्म कर रहे होते हैं। तो ये हिरार्की बिजनेस, हर बिजनेस में ये हिरार्की होती है। तो ये बिजनेस के कंपोनेंट्स हैं, बिजनेस प्रोसेस भी बिजनेस का कंपोनेंट है, बिजनेस के 4 फंक्शंस भी बिजनेस के कंपोनेंट्स हैं, बिजनेस हिरार्कीज भी, बिजनेस एनवायरनमेंट, सारे बिजनेस के कंपोनेंट्स हैं, इनको मिलाकर बिजनेस बनता है। ये सब कंसिडर करते हैं हम बिजनेस के लिए, ऑर्गेनाइजेशन के लिए। बिजनेस, ऑर्गेनाइजेशन, फर्म, कंपनी एक ही चीज है सारा। ठीक है, विद यहाँ पे सब कुछ एक है, बाकी वो डिटेल्स बाद में और होती रहती है, लेकिन यहाँ पे सब एक ही कंसिडर होता है। अच्छा, उसके बाद है बिजनेस एनवायरनमेंट। ठीक है, द डेफिनेशन ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट मीन ऑल द इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स दैट अफेक्ट हाउ द कंपनी functions इंक्लूडिंग एम्प्लॉयज, कस्टमर, मैनेजर्स, सप्लाई एंड डिमांड, बिजनेस रेगुलेशन। अच्छा, इसमें अब आपके बिजनेस एनवायरनमेंट का मतलब है कि आपकी बिजनेस से कौन कौन लिंक्ड है। आपके बिजनेस में इंटरनली अगर देखा जाए तो आपके एम्प्लॉयज हैं जो कि बहुत ज्यादा आपके ऑर्गेनाइजेशन के लिए इम्पोर्टेंट है। उनकी प्रोग्रेस, उनके काम करने का तरीका, उनकी इफेक्टिवनेस, उनकी परफॉर्मेंस फाइनली आपके बिजनेस के लिए ही फायदेमंद है। अगर उनकी परफॉर्मेंस डाउन हो रही तो आपके बिजनेस की ओवरऑल परफॉर्मेंस डाउन हो रही है। तो बिजनेस एनवायरनमेंट में इंटरनल फैक्टर्स सारे आपके आ जाते हैं जिसमें एम्प्लॉयज वगैरह होते हैं आपके। ठीक है, और एक्सटर्नल में क्या आता है, आपके सप्लायर्स जिनके साथ आपकी डीलिंग हो रही है, आपके कस्टमर्स, ठीक है, गवर्नमेंट जो कि रूल्स बनाती है डिफरेंट। सो बिजनेस एनवायरनमेंट जो है उसमें आपके एक्सटर्नली अगर देखा जाए तो आपके कस्टमर भी एक्सटर्नल में आते हैं, आपके सप्लायर्स भी एक्सटर्नल में आते हैं, आपके पार्टनर्स, आपके कंपेटिटर्स, ये भी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में आते हैं। और इसके अलावा गवर्नमेंट जो रूल्स बनाती है, एफबीआर को देख लें, टैक्सेस के हवाले से वो आपसे डील कर रही होगी। ठीक है, या आप गवर्नमेंट की रेगुलेशंस को फॉलो करें, गवर्नमेंट के लॉज को फॉलो करें, तो वो भी बिजनेस एनवायरनमेंट में है। ठीक है, यानी जो एक्सटर्नली फैक्टर्स आपकी ऑर्गेनाइजेशन को अफेक्ट कर सके और जो इंटरनली अफेक्ट कर सके, वो सारे आपके बिजनेस एनवायरनमेंट का पार्ट है। आगे चलते हैं। और रोल ऑफ इंफॉर्मेशन। अच्छा, इंफॉर्मेशन का क्या रोल है ऑर्गेनाइजेशन में, हम लोग पहले इंफॉर्मेशन को देख चुके हैं। इंफॉर्मेशन जो है ना बेसिकली उसकी बेस पे
सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है ना वो है डिसीजन मेकिंग, कि इन्फॉर्मेशन की बेस पे डिसीजन मेकिंग करनी होती है। अगर आपके पास इन्फॉर्मेशन नहीं, आप राइट डिसीजन नहीं ले सकते। सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि इन्फॉर्मेशन का रोल क्या है ऑर्गेनाइजेशन में, क्यों इतनी इन्फॉर्मेशन स्टोर करें, क्यों पूरे पूरे सॉफ्टवेयर बना लिए इन्फॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए, कैप्चर करने के लिए। ये जो ट्रांजेक्शन हो रही है, सेल्स हो रही है, परचेजेस हो रही है, एम्प्लॉय को सैलरी जा रही है, ऑर्डर्स आ रही है, सारी इन्फॉर्मेशन ही तो है, और क्या है। तो इसको सिर्फ इंफॉर्मेशन सेव करने के लिए आपने एक सॉफ्टवेयर बनवा लिया इतने महंगे, और उनसे काम करवाए जा रहे, वो फायदा क्या है उसका, कि उसकी बेस पे आप ट्रैक कर लेते हैं अपनी प्रोग्रेस को, उसकी बेस पे आप नेक्स्ट जो आपका स्टेप होता है उसके लिए डिसाइड करते हैं कि क्या स्टेप लेना है, क्या स्टेप नहीं लेना। तो बहुत इट्स वेरी मच नीडेड टू मेक राइट डिसीजंस। अगर इंफॉर्मेशन राइट होगी तो डिसीजंस भी राइट होंगे और एक्यूरेट होंगे। सो एग्जाम्पल क्या है, प्लानिंग रेगुलेशन करनी है आपको, लोकल एंड सेंट्रल गवर्नमेंट लेजिस्लेशन देखनी है आपको, ठीक है, एटीट्यूड्स ऑफ एम्प्लॉयर्स देखने हैं, कस्टमर्स के बारे में कुछ आपको इंफॉर्मेशन गेट करनी है, डिसीजंस देने हैं, ट्रेड यूनियंस को देखना है आपको कि क्या क्या इस वक्त पैटर्न्स चल रहे हैं मार्केट में, कस्टमर ग्रुप्स को आइडेंटिफाई करना है, एंड सो ऑन। फाइनेंशियल कंसिक्वेंसेस ऑफ द डिसीजन अगर आपने देखने हैं, ठीक है। और इसके अलावा इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, क्या क्या इस वक्त रेट चल रहा है और इन्वायरमेंट में क्या हो रहा है, इस वक्त टेक्नोलॉजी की क्या चेंजिंग है, डिमांड्स हैं और क्या एडवांसमेंट है। कैपेसिटी कंसीडरेशन, कैपेसिटी कंसीडरेशन का मतलब है कि आपके पास आपके रिसोर्सेज क्या हैं और आप किस तरह से फर्दर कौन कौन से रिसोर्सेज को एंगेज कर सकते हैं, और आपके पास कितनी कैपेसिटी है, कितना कैश है, कितनी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। मार्केटिंग एंड एडवर्टीजमेंट इम्प्लीकेशन, कि आपके मार्केटिंग और एडवर्टीजमेंट के अगेंस्ट कितने आपके पास ऑर्डर्स आ रहे हैं, या क्या क्या नई टेक्निक सप्लाई की जा सकती है। आपको पता है आजकल तो मार्केटिंग करनी है, ठीक है, और प्रोडक्ट सेल करनी है, तो दो बहुत इंपॉर्टेंट सोशल नेटवर्क्स हैं, ठीक है। एक पहला फेसबुक, आपने अगर सेल्स करनी है और मार्केटिंग करनी है, दूसरा इंस्टाग्राम। आजकल ये बहुत मशहूर हो गए हैं दोनों ही, सेल्स के लिए और मार्केटिंग के लिए। तो अक्सर ब्रांड्स जो है ना इन दोनों ही जगहों पे मौजूद हैं और अपनी सेल्स इंक्रीज कर रहे हैं। रिसोर्सेज एंड सप्लाई प्रॉब्लम्स, तो जितने भी रिसोर्स एंड सप्लाई प्रॉब्लम्स के आपके पास कौन कौन से रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, चाहे वो ह्यूमन रिसोर्स है, चाहे वो मशीन्स है, चाहे वो मटेरियल है, और मार्केट में सप्लायर एंड डिमांड। तो इनमें से आपने किसी के बारे में डिसीजन मेकिंग करनी है, ठीक है। आप देख लें कि जो भी ऊपर एग्जांपल्स दिए, दीज आर जस्ट एग्जांपल्स, इससे भी ज्यादा डिसीजन मेकिंग हो सकती है। तो इनको करने के लिए मैनेजर्स को रेलिवेंट इंफॉर्मेशन चाहिए। अगर रेलिवेंट इंफॉर्मेशन नहीं होगी तो मैनेजर्स की अनसर्टेनिटी इंक्रीज हो जाएगी और वो गैस लगाएंगे, ठीक है, वो गैस करेंगे, वो प्रिडिक्शंस करेंगे, वो बगैर सोचे समझे तुक्के लगा के और डिसीजंस देंगे। तो जितना इस तरह से अनसर्टन होकर डिसीजन लेंगे तो डिसीजन उतना ही प्रॉब्लमेटिक हो सकता है आपके लिए, हो सकता है आपका डिसीजन जो है आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करे। तो मैनेजर्स को यूजेबल या अच्छे डिसीजंस लेने के लिए, इफेक्टिव डिसीजंस लेने के लिए प्रॉपर इंफॉर्मेशन की जरूरत है। विदाउट रेलिवेंट इंफॉर्मेशन नो मैनेजर कैन फंक्शन इफेक्टिवली। अगर इंफॉर्मेशन ही नहीं होगी तो डेफिनेटली इफेक्टिवनेस आपकी रिड्यूस हो जाएगी डिसीजन मेकिंग की। और अगर वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोसेस इन मैनेजिंग द एक्टिविटीज ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन इज मेकिंग डिसीजन मेकिंग, ठीक है, डिसीजंस अबाउट अल्टरनेटिव्स। अच्छा, आप अल्टरनेटिव्स का मतलब है कि आप जब डिसीजन मेकिंग कर रहे होते हैं तो एक ही आप एस्पेक्ट्स को कंसीडर नहीं करते, एक ही पर्सपेक्टिव में नहीं सोचते, आप क्रिटिकल थिंकिंग करते हैं और मल्टीपल पर्सपेक्टिव में सोचेंगे, ठीक है। और वो उसी सूरत हो सकता है जब आपके पास मल्टी डायमेंशंस की इंफॉर्मेशन अवेलेबल होगी। तो when the information available is not sufficient to make a decision, the manager need to gather more information about the alternatives, compare them and then choose an alternative। वही decision making वाले steps कि आपको पहले प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करनी होती है, फिर डिसीजन में आप जब डिसीजन लेते हैं, ठीक है, उसके अंदर फिर आपको मल्टीपल डायमेंशन सोचनी होती है कि इनमें से किस डायमेंशन में हम लोग डिसीजंस को डिजाइन कर सकते हैं, उनके सॉल्यूशंस को, और मल्टीपल सॉल्यूशंस डिजाइन करते हैं, उनमें से बेस्ट को चूज करते हैं और इम्प्लीमेंट करते हैं। तो वो यहाँ पे बताया हुआ है। Decisions made without sufficient information are at best only estimate and typically lead to poor management performance। वो कह रहे हैं अगर इंफॉर्मेशन प्रॉपर नहीं होगी, सफिशिएंट नहीं होगी,
और आप डिसीजन मेकिंग कर लेते हैं, तो ये आपकी मैनेजमेंट की पुअर परफॉर्मेंस को डिस्प्ले कर लेगी, क्योंकि आपका डिसीजन ही प्रॉपर नहीं है, इफेक्टिव नहीं है। तो ये रोल वही है, डिसीजन मेकिंग के लिए प्रॉपर इंफॉर्मेशन की जरूरत है। ठीक है, तो देखें यहाँ पे लिखा हुआ है, इंफॉर्मेशन अप्रोप्रिएट डिसीजन लेने के लिए हेल्पफुल है, इससे मैनेजमेंट की इफेक्टिवनेस इंक्रीज होती है। डायग्राम में देखें, मैनेजमेंट की इफेक्टिवनेस इंक्रीज होती है जब वो इफेक्टिव डिसीजन लेंगे, तो ऑर्गेनाइजेशन के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, क्या ऑब्जेक्टिव होते हैं, प्रॉफिट अर्न करना, ब्रांड इमेज को बढ़ाना, कस्टमर बढ़ाना, वो अचीव होंगे। तो इंफॉर्मेशन की बेस पे ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस डिपेंडेंट है। So every organization is dependent upon the information for its survival. सर्वाइवल के लिए बहुत जरूरी है ऑर्गेनाइजेशन की इंफॉर्मेशन। सो इन ऑर्डर फॉर मैनेजर्स टू टेक एक्शन दैट विल यील्ड effective results, they need information that is accurate, timely, complete, concise and relevant. इंफॉर्मेशन एक्यूरेट होनी चाहिए, उसमें कोई एरर नहीं हो, गलती ना हो, ठीक है, बिल्कुल एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन हो, ठीक है, टाइमली मिलनी चाहिए, जो टाइम आपको स्पेसिफिक दिया गया उसी टाइम में मतलब आपके पास इंफॉर्मेशन आ जाए। ऐसा ना हो कि डिसीजन आज लेना है और इंफॉर्मेशन ने 1 महीने या 1 हफ्ते बाद आना है। कंसाइज हो, टू द पॉइंट, रेलिवेंट, कोई एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन नहीं। ठीक है, तो ये आपके पास कंप्लीट इंफॉर्मेशन होनी चाहिए जिसकी बेस पे मैनेजर्स डिसीजन लेते हैं। और यहाँ एग्जांपल दी हुई, टॉप एग्जीक्यूटिव्स ने पॉलिसी मेकिंग करनी होती है, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग करनी होती है, रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन, पर्सनल मैनेजमेंट का काम होता है या एचआर मैनेजर का काम होता है, सैलरीज वगैरह हैंडल करनी होती है, मार्केटिंग करनी होती है, रिसर्च करनी होती है, मार्केटिंग की प्रमोशंस देनी होती है, प्राइसिंग एंड सेलिंग, प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूशन एंड लॉजिस्टिक वगैरह। फाइनेंस मैनेजर ने कैपिटल को हैंडल करना होता है, रिसर्च मैनेजमेंट ने रिसर्च एंड डेवलपमेंट करनी होती है, मैन्युफैक्चरिंग ने रॉ मटेरियल वगैरह की डिस्ट्रीब्यूशन, परचेजिंग और इन सारी चीजों को देखना होता है। ये एग्जांपल दी हुई उन्होंने कि इतने मैनेजर्स हैं, इतने पर्सनल्स हैं, इतने एम्प्लॉयज हैं, उनको इतनी तरह की इंफॉर्मेशन चाहिए। तो ये प्रॉपर इंफॉर्मेशन उनके पास होगी तो वो अच्छे डिसीजंस लेंगे, और वो अच्छे डिसीजन लेंगे, उनकी परफॉर्मेंस इंप्रूव होगी, तो बिजनेस जो है हमारा प्रोग्रेस करेगा और बिजनेस के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं हमारे अचीव होंगे, वरना हमारा बिजनेस डाउन हो जाएगा। तो ये हमारे पास रोल ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम इन रोल ऑफ इंफॉर्मेशन इन ऑर्गेनाइजेशन, ये 2 स्लाइड्स अगर पेपर में आता है तो ये 2 स्लाइड्स आपने इलेबोरेट कर देनी अच्छे तरीके से, पॉइंट्स बना के, डायग्राम बना के। अब रिलेशनशिप, अब डिफरेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम जो ऑर्गेनाइजेशन में यूज होते हैं, डाइवर्सिटी उनकी बताए का टॉपिक है। ठीक है, डाइवर्सिटी का ये कौन कौन सी टाइप्स अवेलेबल है, ये हमने पहले बहुत डिटेल में देखा है, लेकिन अब थोड़ा सा ना हम उसको, मैंने क्वेश्चन के हिसाब से जो टॉपिक था ना कोर्स आउटलाइन में, उसके हिसाब से मोल्ड कर दिया, उसी को मैंने। तो जो रिलेशनशिप बिटवीन इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड बिजनेस प्रोसेस है, पहले जो है ना बिजनेस फंक्शन, रिलेशनशिप बिटवीन इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड बिजनेस फंक्शंस, पहले हम ये देखेंगे। ये हमारे 4 बिजनेस फंक्शन है, मैन्युफैक्चरिंग एंड प्रोडक्शन, सेल्स एंड मार्केटिंग, फाइनेंस एंड अकाउंटिंग एंड ह्यूमन रिसोर्स। ये 4 हमारे बिजनेस फंक्शन है और चारों के लिए इंफॉर्मेशन सिस्टम बनाए जा सकते हैं, चारों को हेल्प करने के लिए। ठीक है, ये एक लिंक शेयर किया मैंने, बहुत अच्छा इसमें ना टॉपिक्स को ना डिटेल में, इन्हीं टॉपिक को बहुत डिटेल में बहुत अच्छे तरीके से समझाया हुआ है। अगर आप में से कोई पढ़ना चाहे इन्फॉर्मेशन के लिए तो पढ़ सकता है, ठीक है, नहीं तो इसकी समरी यहाँ पे मैंने इन स्लाइड्स में डाल दी हुई है। ठीक है, इन स्लाइड्स में ये मैंने बताया यहाँ पे कि जो आपके इंफॉर्मेशन सिस्टम है वो बिजनेस फंक्शंस के साथ कैसे रिलेट कर सकते हैं और किस किस बिजनेस फंक्शन के लिए कौन कौन सा इंफॉर्मेशन सिस्टम डिजाइन किया जा सकता है, ये चारों के लिए मैंने यहाँ इन 2 स्लाइड्स में बताया है। अभी मैं बताना नहीं शुरू करूंगी, वरना फिर हमारा लेक्चर जो है वो कंप्लीट ही नहीं होगा और रिकॉर्डिंग एंड हो जाएगी। तो ये करेंगे हम लोग। उसके बाद जनाब इंफॉर्मेशन सिस्टम फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूंसी पर्सपेक्टिव, यानी जो हमारे पास लेवल्स है ना मैनेजमेंट के, उसके हिसाब से कौन कौन से इंफॉर्मेशन सिस्टम्स हैं, ये हम लोगों ने पढ़ लिए हुए थे। टीपीएस भी हमने पढ़ लिया है, ठीक है, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम और डिसीजन सपोर्ट सिस्टम भी पढ़ लिया और एग्जीक्यूटिव सपोर्ट सिस्टम भी पढ़ लिया। ये आप उन्हीं स्लाइड में से इसका मटेरियल देख सकते हैं, इसको इसलिए मैंने यहाँ मटेरियल भी नहीं डाला और यहाँ डिस्कस भी नहीं करूंगी। ठीक है, ये हम लोग पढ़ चुके हैं, ये भी टाइप्स में ही आ रहा है ना, तो ये भी हम लोगों ने कंसीडर कर लिया। उसके बाद हम बिजनेस प्रोसेस और इंफॉर्मेशन सिस्टम के दरमियान क्या रिलेशनशिप है, हम ये पढ़ेंगे। ठीक है, इस चैप्टर में कि बिजनेस प्रोसेस और इंफॉर्मेशन सिस्टम के दरमियान क्या रिलेशनशिप है। उसके बाद ईआरपी के बारे में पढ़ेंगे थोड़ा सा, और यहाँ हमारा चैप्टर एंड हो जाएगा। इंशाल्लाह ये कल की क्लास में हम एंड कर देंगे।